नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में आपको चैप्टर 15 के सभी 9 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 1, फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। वैसे तो फसल उत्पादन की अनेक विधियां हैं, लेकिन देखिए इसमें जिस विधि का हमने वर्णन किया है, फसल उत्पादन की एक महत्वपूर्ण विधि है अंतरा फसलीकरण। इस विधि को अपनाकर फसल की अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इस विधि को अपनाकर फसल की अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। अंतरा फसलीकरण में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में विशिष्ट विधि से उगाते हैं। इस विधि में एक पंक्ति में एक फसल तो क्रमवार दूसरी पंक्ति में दूसरी फसल उगाते हैं। इसमें करते क्या हैं, एक ही खेत में एक पंक्ति में एक फसल, मान लीजिए एक पंक्ति में एक फसल तो दूसरी पंक्ति में दूसरी फसल, इसी प्रकार क्रमवार तीसरी पंक्ति में इस फसल को, इसी क्रम से हम फसलों को उगाते हैं। फसलों का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग हो। जो फसलों का चुनाव होता है इस प्रकार किया जाता है कि उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग हो, जिससे पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। जैसे सोयाबीन मक्का की खेती, जैसे सोयाबीन तथा धान मक्का की खेती, क्योंकि सोयाबीन और मक्का के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अथवा बाजरा लोबिया की खेती, अथवा बाजरा तथा लोबिया की खेती। इस विधि में पीड़क तथा रोगों को एक ही प्रकार की फसलों में फैलने से रोका जा सकता है। इस विधि में पीड़क यानी नुकसान पहुंचाने वाले जो पीड़क होते हैं, कीटाणु होते हैं, तथा रोगों को एक ही प्रकार की फसलों में फैलने से रोका जा सकता है तथा अधिक पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न 2, खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए उत्तर इसका, खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग भूमि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग भूमि अर्थात मिट्टी के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बार बार फसल उगाने से, यानी बार बार एक ही खेत में फसल उगाने से खेत की मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसकी कमी हो जाती है, अर्थात भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है, जिससे फसल के पैदावार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फसल के पैदावार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग करने से फसल की गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी तथा उत्पादकता दोनों बढ़ जाती है। यदि हम खेतों में खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो फसल की गुणवत्ता तथा उसकी उत्पादकता दोनों बढ़ जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 3, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं। तो देखिए अंतरा फसलीकरण के लाभ, इस विधि में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ क्रमवार पंक्ति में उगाया जाता है। इस विधि में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ क्रमवार पंक्ति में उगाया जाता है। इस विधि में पीड़कों यानी कीटाणु तथा रोगों को एक ही प्रकार की फसलों में फैलने से रोका जा सकता है। तीसरा है, इस विधि में खेत की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। अंतरा फसलीकरण विधि में क्या होता है, खेत की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। अब देखिए फसल चक्र के लाभ, इस विधि में
एक खेत में एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों को उगाया जाता है। फसल चक्र में क्या किया जाता है? एक खेत में एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों को उगाया जाता है। इस विधि में अर्थात फसल चक्र में फसलों की पैदावार मौसम के अनुसार किया जाता है, जिससे सिंचाई की समस्या उत्पन्न न होने पाए, यानी जिससे सिंचाई की समस्या उत्पन्न न होने पाए। इसमें दलहनी फसलों के बाद अनाज के फसलों को उगाया जाता है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे। इसमें किया जाता है दलहनी फसलों के बाद अनाज के फसलों को, और अनाज के फसलों के बाद दलहनी फसलों को उगाया जाता है या पैदा किया जाता है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अब अगला प्रश्न 4, आनुवंशिक फेरबदल क्या है? कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी हैं? तो देखिए उत्तर, आनुवंशिक फेरबदल अधिक उत्पादकता के साथ साथ गुणवत्ता युक्त फसलों को प्राप्त करने की एक विधि है। आनुवंशिक फेरबदल अधिक उत्पादकता के साथ साथ गुणवत्ता युक्त फसलों को प्राप्त करने की एक विधि है, मेथड है। इस विधि में फसल की अच्छी किस्मों को प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है। इस विधि में फसलों की अच्छी किस्मों को, बीजों को प्राप्त करने के लिए संकरण क्रॉस कराया जाता है। विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण कराने से आनुवंशिकी रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। इससे क्या होता है? संकरण कराने से, क्रॉस कराने से आनुवंशिकी रूपांतरित फसल प्राप्त होती है, जिसमें दोनों फसलों के गुण होते हैं। कृषि प्रणालियों में आनुवंशिक फेरबदल की उपयोगिता, तो देखिए इसकी उपयोगिता, प्रति हेक्टेयर फसल की उत्पादकता को बढ़ाना। इससे क्या होता है? प्रति हेक्टेयर फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। फसलों के उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना, फसलों के उत्पादन की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उसमें भी वृद्धि होती है। फसलों में जैविक जैसे रोग, कीट पतंगों तथा अजैविक जैसे सूखा, ठंड, पाला प्रतिरोधकता में वृद्धि, यानी फसलों में जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता में वृद्धि, यानी इसमें इस प्रकार की जो फसलें होती हैं आनुवंशिक फेरबदल से पैदा होती हैं, उनमें रोग, कीट पतंग तथा सूखा, ठंड, पाला आदि का प्रभाव कम पड़ता है। चौथा है, आनुवंशिक फेरबदल से परिपक्वता काल में कमी आती है। आनुवंशिक फेरबदल से फसलों को उगाने तथा पकने, काटने की जो समय होती है उसमें कमी होती है, अर्थात फसल के तैयार होने की अवधि में कमी होती है। अब देखिए अगला प्रश्न 5, भंडार गृहों, गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है? तो देखिए उत्तर, भंडार गृहों, गोदामों में अनाज की हानि जैविक तथा अजैविक कारकों के कारण होती है। भंडार गृहों, गोदामों में अनाज की हानि जैविक तथा अजैविक कारकों के कारण होती है। जैविक कारक के अंतर्गत कीट, कवक, कृंतक तथा जीवाणु आदि अनाजों को हानि पहुंचाते हैं। कीट, कवक, कृंतक जैसे चूहा हैं तथा जीवाणु आदि अनाजों को हानि पहुंचाते हैं, जबकि अजैविक कारक के अंतर्गत भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी तथा ताप के अभाव के कारण अनाज की हानि होती है। अजैविक कारक के अंतर्गत भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी, जितनी नमी चाहिए, कभी नमी की अधिकता हो जाती है, कभी ताप की अधिकता हो जाती है। इन सब के कारण क्या होता है? अनाज की हानि होती है। ये दोनों कारक उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता, वजन तथा अंकुरण करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये जो कारक हैं दोनों, जैविक तथा अजैविक, दोनों उत्पाद की गुणवत्ता
वजन तथा अंकुरण की क्षमता को प्रभावित करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 6, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियां कैसे लाभदायक हैं? तो देखिए उत्तर, पशुपालन प्रणालियों से किसानों को पशुओं को पालने की अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं, यानी नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर वे दूध, मांस आदि के उत्पादन में वृद्धि करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। पशुपालन प्रणाली से उन्हें अच्छी नस्लों वाली पशुओं की प्राप्ति होती है। पशुपालन प्रणाली से उन्हें अच्छी नस्लों वाली पशुओं की प्राप्ति होती है, जिससे वे अधिक दूध का उत्पादन करते हैं। ऐसे पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। ऐसे पशु जो होते हैं संकरण पशु होते हैं, क्योंकि ये तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग सहने की जो क्षमता होती है अधिक होती है, तथा दूध देने का समय सामान्य पशुओं से अधिक होता है। इनको दूध देने का जो समय काल होता है वह सामान्य पशुओं की तुलना में अधिक होता है। यदि किसान मांस के उद्देश्य से पशुओं का पालन करते हैं तो मांस का उत्पादन भी अधिक होता है। यदि किसान भेड़, बकरी, सूअर का पालन मांस के उद्देश्य से करते हैं तो मांस का उत्पादन और क्वालिटी दोनों अच्छी रहती है। पशुपालन प्रणाली के कारण ही पशुओं के रहने के लिए स्थान, उनके बीमारियों को दूर करने के बारे में नई नई जानकारियां, तकनीक प्राप्त होती है। इस कारण किसानों की हानि भी कम होती है, जिसके कारण किसानों की हानि कम होती है। पशुपालन से पशुओं की संकरण नस्लें प्राप्त होती हैं जो सामान्य पशुओं की तुलना में अधिक उपयोगी होती हैं। यानी पशुपालन प्रणाली से पशुओं की संकरण क्रॉस नस्लें प्राप्त होती हैं जो सामान्य पशुओं की तुलना में अधिक उपयोगी होती हैं। प्रश्न 7, पशुपालन के क्या लाभ हैं? तो देखिए उत्तर, पशुपालन के निम्नलिखित लाभ होते हैं। पशुपालन से दूध, मांस, ऊन आदि की प्राप्ति होती। पशुपालन से ही दूध, मांस, अंडे, ऊन आदि की प्राप्ति होती है। पशुपालन से कृषि कार्य करने वाले तथा बोझा ढोने वाले पशुओं की प्राप्ति होती है। पशुपालन से कृषि कार्य करने वाले तथा बोझा ढोने वाले पशुओं की प्राप्ति होती है। पशुओं के अपशिष्ट गोबर मूत्र से खाद तैयार की जाती है। पशुओं के अपशिष्ट गोबर मूत्र से खादें तैयार की जाती हैं जो फसलों की उत्पादकता में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। इससे फसलों की उत्पादकता क्या होती है? खादों से बढ़ जाती है, क्योंकि जैविक खादें होती हैं, रासायनिक खादें नहीं होती हैं। चौथा है, पशुओं से चमड़े, रेशे, मांस की प्राप्ति होती है। पशुओं से ही हमें चमड़े, रेशे, मांस आदि की प्राप्त होती है। अब देखिए पशुपालन ही किसानों की आर्थिक समृद्धि के कारक होते हैं। पशुपालन ही किसानों की आर्थिक समृद्धि के कारक होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 8, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं? तो देखिए उत्तर, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में निम्नलिखित समानताएं होती है। मत्स्य पालन आप समझते हैं, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आप समझते हैं, मधुमक्खी समझते ही हैं। कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गी, बतख, तीतर आदि, तिनके पालन के लिए कुक्कुट पालन करते हैं। तो देखिए पहला, तीनों प्रकार के पालन में उचित एवं विशिष्ट आहार, उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तीनों प्रकार के पालन में, यानी कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में आहार, विशिष्ट आहार, उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तीनों प्रकार के पालन में उचित प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तीनों प्रकार के पालन में उचित प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारण होता है। बिना प्रबंधन के आप इनका पालन नहीं कर सकते हैं। तीनों प्रकार के पालन में रोगों, कीटों एवं पीड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तीनों प्रकार के पालन में, यानी मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन में कीटों, रोग जो होते हैं, रोग बहुत तेज़ी से फैलते हैं, कीट एवं पीड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अन्यथा हानि होने की संभावना अधिक बनी रहती है।
नहीं तो हानि अधिक हो सकती है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 9, प्रग्रहण, मत्स्यन, मेरिकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है? तो देखिए, प्रग्रहण, मत्स्यन, मेरिकल्चर, जल संवर्धन। समुद्री जल, लवणी जल, समुद्री जल जो होता है वो लवणी जल होता है, उसमें लवण अधिक होते हैं, तथा अलवणी जल जैसे नदियों तालाबों में मछली पकड़ना प्रग्रहण मत्स्यन कहलाता है। समुद्री जल तथा ताज़ा जल अलवणी जल भी कहा जाता है, जैसे नदियों तालाबों में मछली पकड़ना प्रग्रहण मत्स्यन कहलाता है। मेरिकल्चर कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन यानी वृद्धि करना। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है यानी वृद्धि की जाती है विभिन्न विधियों द्वारा, प्रबंधन द्वारा, जैसे मुलेट है, वेटकी है, पर्ल स्पॉट है, पखयुक्त मछलियाँ आदि। इस प्रकार मछली पालन मेरिकल्चर का, इस प्रकार का जो मछली पालन होता है उसे हम मेरिकल्चर कहते हैं। अब देखिए जल संवर्धन। जल संवर्धन माने जल को एक जगह एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो जल के संवर्धन के द्वारा मछली पालन मछली संवर्धन कहा जाता है। इसमें विभिन्न स्रोतों से जल को एक बड़े क्षेत्र में इकट्ठा किया जाता है, अर्थात जल संवर्धन किया जाता है और जिसमें मछली का पालन किया जाता है। तो इस प्रकार के संवर्धन को ही जल के इकट्ठा करने को ही हम जल संवर्धन कहते हैं। नमस्कार।